हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम है सूरज बिष्ट और मैं काम कर रहा हूँ एज अ कोर्ट मास्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जिसको कि केंद्र प्रशासनिक अधिकरण बोला जाता है। तो दोस्तों बेसिकली ये वीडियो रहने वाली है आप लोगों के डाउट्स के ऊपर, या फिर जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज आपने कमेंट सेक्शन में पूछी हुई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का मैं रिप्लाई इस वीडियो में कर पाऊँ और आप लोगों के जितने भी डाउट्स है वो मैं क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी वीडियोस पे कमेंट्स इतने हो जाते हैं कि हम हर एक बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पाते, या फिर कई कई बार कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि हम उसको डिटेल में वहाँ पे नहीं समझा सकते। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक छोटी सी ऐसी शॉर्ट वीडियो लाके, ताकि आप लोगों के कमेंट्स में जितने भी हो सके पॉसिबल कमेंट्स, मैं उनका रिप्लाई अच्छे से कर पाऊं और आप लोगों को बता पाऊं, आपके सारे डाउट क्लियर हो पाए। ठीक है, तो बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें पूछा हुआ एक भाई ने कि भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं हमारे स्टेनो के पेपर में या फिर नहीं। तो हमारे स्टेनो के पेपर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आपको अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है या फिर आप लोगों के अपने कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छा करना है, तो आप लोग 101% अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको कि हम OWS के नाम से भी जानते हैं, उसकी प्रिपरेशन अच्छी करो। मतलब उसको पढ़ो, उसको रिविजन करो या फिर उसको याद करो, क्योंकि देखो आपकी उससे वोकेबलरी अच्छी होगी। ठीक है, अगर आपको सिनोनिम एंटोनियम से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या फिर कैसे भी किसी भी चीज में ये चीजें आती है, तो आप लोगों की वोकेबलरी अच्छी रहेगी, तो आप लोगों को इस चीज से बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते तो नहीं है, बट अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, आपकी रीडिंग सेक्शन अच्छा होगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक बच्चे ने हमसे पूछा हुआ है कि हमें इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करनी है, या फिर हम जब अगर हम बेस से स्टार्ट करें तो हमें कैसे इंग्लिश को पढ़ना चाहिए, फिर कैसे हमें इसके लिए इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, आप किसी भी एक टीचर से, पर्टिकुलर टीचर से आप अपना पढ़ो, उसको पूरा सिलेबस आप पूरा करो, चाहे आप केडी कैंपस नीतू मैडम से हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस से ले रहे हो या फिर ऑफलाइन बैच से ले रहे हो। तो सबसे पहले आपका मेन काम ये रहना चाहिए कि आप लोग अपना सिलेबस पूरा करो सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आप एसएससी स्टेनोग्राफर के ले लो, सीजीएल के ले लो, सीएचएसएल के ले लो, सीपीओ के ले लो, उनका एनालिसिस अच्छे से करो, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि एसएससी किस पैटर्न पे हमसे पूछते हैं, इंग्लिश के किस किस क्वेश्चन, किस किस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे आपकी एनालिसिस पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि हमें इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर इस टॉपिक का वेटेज कितना है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर एक टेस्ट की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप लोगों की इंप्रूवमेंट आए टाइमिंग के ऊपर भी, और आप लोग और एक्सप्लोर कर पाओ कि क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश का आई थिंक ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। सेम वैसी चीज आप रीजनिंग में और जीएस में भी कर सकते हो। सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करोगे, क्या क्या हमसे चीजें पूछी जाती है, एंड देन उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट या फिर जितने भी टेस्ट प्रैक्टिस है वो सेट्स कर सकते हो। ठीक है, उससे आप लोगों की इंप्रूवमेंट और अच्छी होगी। तो एक क्वेश्चन हमें प्रीति सिंह ने पूछा हुआ है कि हमें आर्टिकल्स कैसे पढ़ने चाहिए, फिर क्या क्या चीजें आर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट होती है, फिर अमेंडमेंट्स जो गए इंपॉर्टेंट वो हमें कैसे पढ़ने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो, आर्टिकल्स हमें इतने सारे होते हैं, हम हर आर्टिकल्स को याद नहीं कर सकते। तो उसका पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक उठाओ और जितने भी हो सके इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप लोग यूट्यूब से या फिर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, या फिर जो कि काफी बार रिपीटेड हुए हैं या फिर काफी बार रिपीट हो चुके हैं, सिर्फ उन आर्टिकल्स को लिखो। सबसे पहले उन आर्टिकल्स का नोट बनाओ और ये देखो कि हमें कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बनाओ और उसको अपनी रफ शीट पे लिखो, चाहे कैसे भी आप याद करो, उसको रिवाइज करो, जितना हो सके आप लोग रिवाइज करो। और उससे क्या होगा, एक तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। मैं बोल रहा हूँ कि जितनी आप लोग रिवीजन करोगे ना उस चीज की, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। और जहाँ आर्टिकल्स की बात या फिर अमेंडमेंट्स की बात, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं, उनके लिए आप लोग सबसे बढ़िया यही है, पहले आप लोग प्रीवियस ईयर एनालाइज करो। जैसे आप यूट्यूब पे लिख सकते हो कि प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा पूछे गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से थे, या फिर जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो वो एक मतलब सारे आर्टिकल्स नहीं बताएगा, बस जो जो रिपीटेड है ना, मोस्ट रिपीटेड या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वो आप लोगों को बता देगा। उसके आप लोग नोट्स बना लो, उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग हाईलाइट करो, उसको टिक करो, जो जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, या फिर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक प्रीति का ये डाउट भी क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में हमसे एक भाई ने पूछा हुआ है कि भैया स्टेनो का अभी बेसिक ही हुआ है, हम सीबीटी के साथ उसको कैसे प्रैक्टिस करें। तो भाई देखो, सबसे पहले आप लोगों का फोकस, अभी आप नए नए हो, जैसे सीबीटी के लिए भी या फिर चाहे आप स्किल टेस्ट की बात कर लो, तो सबसे पहले आप लोग अपने सीबीटी पे फोकस करो। ठीक है, आप साथ साथ भले ही ले सकते हो स्किल टेस्ट की प्रैक्टिस भी, बट सबसे पहले आपका सीबीटी है, क्योंकि सीबीटी के बाद आपको 2 से 3 महीने मिलते हैं। तो इस बीच आपका जो प्रैक्टिस है स्टेनो की वो भी इंप्रूव हो सकती है। तो सबसे पहले अपने सीबीटी में नंबर मतलब स्कोर अच्छा करो, उसके बाद ही आप लोग स्किल की तैयारी करो। और अगर जो चाहता है कि हम इसको साथ साथ में करें, तो अपना टाइम शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो प्रॉपर तरीके से। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं, तो सबसे पहले देखो, आप मॉर्निंग में जैसे आप फ्रेश मूड से उठते हो, तो आप लोग
जीएस के टॉपिक्स पढ़ सकते हो। उसके बाद जैसे आपको रात के टाइम हो गया, वो नींद के टाइम, मतलब उस टाइम नींद आती है, फिर आप लोगों का मन थोड़ा इधर-उधर होता है, तो उस टाइम आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, स्टेनो की तैयारी कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? और स्टेनो के बारे में ज़्यादा कुछ मैं इसमें नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बेसिकली जितने भी डाउट्स आपके कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है, तो उसके बारे में कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो कमेंट में ही एक भाई ने हमसे पूछा हुआ है कि मुझे रीजनिंग में बहुत कंफ्यूजन हो रही है और 2025 में तो बहुत सारे अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या उसी तरीके के क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएँगे? हमें कैसे कवर करना है, ठीक है? तो बेसिकली देखो 2025 में हमारा जो जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसने थोड़ा-सा एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया था। तो मतलब जिसमें जैसे रीजनिंग में हमें मैथ्स के क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले थे। हालाँकि मैथ्स के क्वेश्चन जो एडवांस मैथ्स से नहीं थे, नॉर्मल जो हमारे क्वेश्चन्स होते हैं वही थे। अरिथमेटिक से पूछे गए थे क्वेश्चन्स। तो बेसिकली मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बिल्कुल मैथ मत पढ़ो या फिर आप सिर्फ रीजनिंग पे फोकस करो, मैथ बिल्कुल छोड़ दो। देखो मैथ अगर कर रहे हो तो वो आप लोगों का ही बेनिफिट है। आप लोग बेसिकली जो बेसिक मैथ है, जैसे अरिथमेटिक वाली मैथ हो गई, ठीक है? या फिर एडवांस में मत जाओ अभी, बेसिक वाली मैथ कर लो। साथ-साथ रीजनिंग का भी अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा पैटर्न पहले चल रहा था ना रीजनिंग का, वही रीजनिंग का पैटर्न आगे भी चलते ही रहेगा। तो आप लोग बेफिक्र हो उस चीज़ में। आप अपने रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हुए थे, वो आप लोग अच्छे से करो। उसके बाद अगर थोड़ी बहुत आपको लगता है और थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप बेसिक मैथ भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आपका ही बेनिफिट है उसमें। एक भाई ने पूछा हुआ है कि भाई जीएस नहीं हो पा रहा है सही से, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो देखो, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि जीएस एक अकेले में एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है? और जनरल साइंस जो हो गई, ठीक है? उसके बाद स्टैटिक जीके हो गई, मतलब काफ़ी वास्ट सिलेबस है। अगर हम देखें तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है। तो मैं हमेशा इसे कहता हूँ, आपका मेन फोकस हमारा जो एसएससी स्टेनो का पेपर है उसमें हमारा रीजनिंग पे एंड देन इंग्लिश पे रहना चाहिए। उसके बाद जो जीएस का पोर्शन है वो सबको पता है बहुत बड़ा है, ठीक है? ठीक है, तो आप लोग उसको पोर्शन वाइज पढ़ो। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे हम 100 डेज के चैलेंज दे रहे हैं आपको, तो उसमें हम क्या करते हैं, हर पर्टिकुलर टॉपिक्स उठा लेते हैं। जैसे हिस्ट्री से कुछ टॉपिक्स उठा लिए, फिर ज्योग्राफी से उठा लिए, पॉलिटिकल साइंस से उठा लिए। उसके बाद हम जैसे स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स उठा लिए। तो आप लोग उन चीज़ों को फॉलो करते रहो और साथ-साथ में अपनी जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट करो। उसके बाद आप जैसे मैंने बोला ही था कि आप प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करो, उसके आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है। उसके बाद आप लोग क्या करो, मॉक टेस्ट या फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, कि कैसे-कैसे हमसे पूछे जाते हैं, क्या-क्या सवाल हमसे पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से किस तरीके के सवाल हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है? वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जीएस देखो, जीएस के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा, तो जीएस के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर लाऊँगा कि कैसे आपको जीएस कहाँ-कहाँ से पढ़ने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल से, फिर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे जीएस में। हर एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो चाहे स्टैटिक जी को, हर एक के बारे में अच्छे से बात करेंगे। काफ़ी बच्चे कमेंट सेक्शन में ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे या फिर हमें थोड़ी डीमोटिवेशन फील हो रहा है। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि कभी भी कोई भी बच्चा जो भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, सबको स्टार्टिंग में ये ऐसा ही फील होता है, बिल्कुल सिमिलरली, कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा है, फिर हम छोड़ दें क्या, कोई और चीज़ की तैयारी करें। तो देखो, इस चीज़ में आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो इम्पोर्टेंट है, और आपकी जो लगन है फिर हार्ड वर्क है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंप्रूवमेंट नहीं आ पा रही है, फिर आपके नंबर्स नहीं बढ़ पा रहे, तो आपको इसका मतलब सिंपल सा है कि आप लोगों को मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को जो पढ़ाई कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो, उसको और अच्छे से इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और देखो, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे, बस कहीं न कहीं आपकी कमी ज़रूर है कि आपके अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे, तो आप अपनी प्रैक्टिस को डबल करो, ठीक है? और जितनी भी मेहनत आप करो, उससे डबल करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि आप लोग अच्छे से जो एग्ज़ाम का एनालिसिस है या फिर जो अच्छे से जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज़ करो, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। रिवीज़न एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट करता है। अगर आप अभी कोई चीज़ पढ़ के छोड़ देते हो, हफ्ते 10 दिन बाद वो धीरे-धीरे ब्लर होता जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप रिवीज़न करते रहो। जैसे आज आपने आर्टिकल्स पढ़ लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ लिए, ठीक है? या फिर इंपॉर्टेंट गवर्नर, सीएमसी पढ़ लिए, तो उसकी रिवीज़न हर हफ्ते या फिर हर हफ्ते 10 दिन में आप लोग उसकी रिवीज़न पक्का करो, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि हाँ, हमको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है? काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि हमें इंग्लिश के लिए कौन-सी बुक लेनी चाहिए, पिनैकल हो गया या फिर किरण की बुक होनी चाहिए, फिर कोई सी भी ऑफलाइन, ऑनलाइन कोई सी भी बुक हो। देखो, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो, चाहे वो इंग्लिश हो, रीज़निंग हो, जीएस हो। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है या फिर क्या चीज़ों से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों का वो करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, आपका टोटली टाइम वेस्ट है। ना आप उसमें से नॉलेज गेन कर पा रहे हो, ना फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, ठीक है? सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो, उसके बाद एनालिसिस करो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व कर पाओ, वो आपका ही बेनिफिट है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, उसको
जितना आप लोग रिवाइज़ करोगे, जितना आप लोग उसको एनालाइज़ करोगे कि हमसे आपको पता चलेगा आपको कि वेटेज किस में पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग सिलेबस पूरा करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। देखो आप अगर पहली सीढ़ी से सीधा थर्ड सीढ़ी पे स्टेप करोगे तो वो आप लोगों के लिए ही नुकसानदायक रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलो ताकि आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ती रहे और आप लोगों का एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट भी रहे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है, आप अपना सिलेबस पूरा करो, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर की एनालिसिस करो कि क्या-क्या चीज़ हमसे पूछी जाती है। फिर उसके बाद देखो कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है हमारे, जैसे पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है? इसमें आप लोग अपना वेटेज चेक करो कि क्या-क्या चीज़ें हमसे पूछी जाती है। मोस्टली मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक्टिव पैसिव नरेशंस हो गए, वो तो आते ही आते हैं। तो ये चीज़ होगी, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट पे जाओ अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, टाइमिंग की इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि आप लोग कितने क्वेश्चंस आप लोग कितने कम टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उस चीज़ों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट दो, ठीक है? सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा करो। काफ़ी बच्चों का ये सवाल भी होता है कि हमको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए? तो देखो ऑनलाइन भी आपको काफ़ी ऐप्स ऐसे मिल जाएँगे या एप्लीकेशंस मिल जाएँगे, या फिर आप लोग बुक्स जो हो गए हैं जैसे किरण की होगी, पिनाकल की होगी, काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिशन की बुक्स आती है मार्केट में ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, कैसे भी आप लोग परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोस्तों मुझे सबसे बेस्ट लगता था कि जैसे कोई ऑनलाइन ऐप्स हो गए, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेडअप हो गया, इनसे इनके आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लो, वो प्रीवियस ईयर एनालिसिस के लिए सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो उस इस चीज़ को समझो, ठीक है? आप लोग बुक ले रहे हो, मान लो आपको बुक मिल गई, ठीक है? उसको आप सिर्फ़ एक हद तक पढ़ सकते हो, मतलब जैसे 200 पेज है तो आप लोग सिर्फ़ उसमें 200 पेज ही पढ़ सकते हो। बट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में क्या होता है, जैसे मैंने एसएससी स्टेनो 2024 का कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, ठीक है? एक क्वेश्चन आया हड़प्पा सिविलाइज़ेशन से रिलेटेड, मैंने उस क्वेश्चन को ओपन किया, उसका मैंने टिक मारा कि हाँ भाई ये आंसर है। अगर बुक से आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ़ उस आंसर तक ही पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये इसका आंसर है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आपको नहीं होगी। जो उसमें ऑप्शंस बाकी दिए हुए हैं उसके बारे में जानना चाहोगे तो वो भी नहीं मिलेगी। बट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में ये चीज़ काफ़ी ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। जैसे क्वेश्चन मान लो हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्वेश्चन आ गया, उसके बाद आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या करते हो कि आपने टिक मार दिया, हाँ भाई ये ठीक है। उसके बाद क्या देखते हो आप, उसकी एनालिसिस नीचे उसमें जो आंसर्स में एनालिसिस दी जाती है कि ये इसका आंसर क्यों है और बाकी आंसर क्यों नहीं है, वो उसकी भी एनालिसिस दी जाती है। और जो बाकी के 3 ऑप्शंस है उसके बारे में भी डिटेल में बात की जाती है। तो सबसे मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि एनालिसिस का सबसे बेस्ट पार्ट होता है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आजकल एप्लीकेशंस के द्वारा, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, ग्रेड अप हो गया, तो आप लोग वहीं से ही परचेज़ करो। चाहे किसी भी, मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर कि आप टेक्स्ट बुक से ही करो या फिर आप ग्रेड अप से ही करो, जिसमें आपको कन्वीनिएंट लगता हो, जो आप बेस्ट यूज़ कर रहे हो, मतलब जो आपको अच्छा लगता है उससे करो, ठीक है? क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ, बुक्स आप चाहे कितनी मर्ज़ी खरीद लो, बट आपको जो टाइम सेव होगा या फिर आपकी जो नॉलेज इंप्रूवमेंट होगी, वो आप लोग ऑनलाइन तरीके से ही ले सकते हो, ठीक है? तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपका टाइम भी कम कंज़्यूम होगा और ज़्यादा नॉलेज भी बढ़ती रहेगी, और आप लोग मॉक टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, सीपीओ हो गया, ठीक है, सीएचएसएल हो गया, तो काफ़ी तरीके के आप एग्ज़ाम्स उसमें दे सकते हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग अगर स्टेनो की तैयारी करो तो बस स्टेनो को ही मॉक टेस्ट दो, स्टेनो को ही पीवाईक्यू को एनालाइज़ करो, आप सीपीओ के कर सकते हो, सीजीएल के कर सकते हो, सीएचएसएल के कर सकते हो, इवन आप एमटीएस के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ भाई हमें एसएससी किस चीज़ का टॉपिक कैसे, मतलब हमें क्या चीज़ें पूछी जाती है एसएससी के द्वारा, फिर उसका वेटेज कौन-सा ज़्यादा है, सबसे पहले आप ये एनालाइज़ करो, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक से ही करो, आप जिसमें आपको ज़्यादा कन्वीनिएंट लगता है, आप उसमें आप अपनी मेंबरशिप लो और उसके बाद अपना प्रैक्टिस अच्छे से चालू करो, ठीक है? उसमें सेविंग का ऑप्शन भी आता है, कोई क्वेश्चन अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको सेव करके दोबारा भी रिवाइज़ कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन काफ़ी अच्छी होती है आजकल पढ़ाई, तो ऑनलाइन भी आप ऐप्स का यूज़ कर सकते हो आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है? तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगा, तो आई होप कुछ बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेफ़िक्र होके कमेंट सेक्शन में पूछो। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो में बताया था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जैसे कोई बंदा है तो उसको 10 डाउट है, तो आप लोग पॉइंट वाइज़ लिख दो कि मुझे ये डाउट है, ताकि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना के वो सारे 10 के 10 डाउट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर पाऊँ। देखो, हर बच्चा अपने तरीके से अपने डाउट पूछता है, मानता हूँ मैं जेन्युइन है, बट कई बार इतने सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि हम एक वीडियो पे नहीं बना सकते, और अगर हम उसको बनाएँगे तो वो वीडियो कम से कम 1 घंटे की जाएगी। तो कोशिश करूँगा कि शॉर्ट्स वीडियो लाऊँ, और को आप भी कोशिश करो कि आप जितने भी डाउट्स हैं वो पॉइंट वाइज़, बुलेट पॉइंट वाइज़ आप लिखो, ताकि मैं ईज़िली आपको वो चीज़ समझा पाऊँ या फिर आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर कर पाऊँ, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। वीडियो खत्म करने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, सीजीएल के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है मे 1 से 2 वीक के अंदर हमारा भी पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगी। तो इसके बारे में मैं एक अच्छी सी डिटेल वीडियो बना दूँगा, कौन-कौन से पोस्ट प्रेफरेंस हमें भरनी चाहिए, क्या-क्या गलतियाँ हमें वहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है? इसके बारे में भी डिटेल में एनालिसिस होगा, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो पाएँ उस चीज़ में। ठीक है? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।